ये एक स्ट्रक्चर है, एस्ट्रीन का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को दिखाने के पीछे मेरा लॉजिक ये है कि कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा है। देखिए ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो इस बॉन्ड की अपनी एक स्ट्रेंथ होगी। आप इस बॉन्ड को देखिए, अगर इसको आप तोड़ना चाहें इस बॉन्ड को, तो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसके लिए। यही अगर कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को देखें, तो यहाँ अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ कुछ और होगी। अगर यहाँ 3 बॉन्ड हैं तो अगर यहाँ एक सिंगल बॉन्ड रहे कार्बन कार्बन के बीच में ऐसे, तो उसकी स्ट्रेंथ कुछ और होगी। और अगर ये देखिए एक मॉलिक्यूल से HCN होता है, सपोज कर लीजिए, इनके बीच अगर बॉन्ड है तो इनकी स्ट्रेंथ अलग होगी। इससे क्या समझ में आ रहा है कि सभी बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है, सभी बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। इसका मतलब कि इस बॉन्ड को के साथ अगर आप कुछ करना चाहें, चाहे स्ट्रेचिंग करना चाहें, इसको खींचना चाहें इस बॉन्ड को, या बेंडिंग करना चाहें, इसको मोड़ना चाहें, या इसके इलेक्ट्रॉन को कहीं और ले जाना चाहें आप एनर्जी दे करके, तो जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वो सबके लिए अलग अलग होगी। मेन कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही है, इतना ही आप समझिए कि सभी के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वो अलग अलग होगी। टॉपिक है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये हमारा टॉपिक है। ये जो सोलर रेडिएशन है उसमें से सिर्फ मैं इतने पोर्शन को ले रहा हूं। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग पढ़ रहे हैं, सोलर रेडिएशन के सिर्फ इतने पोर्शन को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ये 200 से 400 और 400 से 750 नैनोमीटर की जो रेडिएशन है, इतना। तो इसमें से ये 100 से लेकर के 400 जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेंज की रेडिएशन होती है, यूवी। और ये जो रेडिएशन है 400 से 750 तक, ये विजिबल रेंज की रेडिएशन है। और इसी में वो सातों कलर होते हैं, विबग्योर, VIP GYOR, ये कलर होते हैं सातों, जो इसी रेंज में रहते हैं। ये जो लिखा गया है 100 से 200, 400, 750, ये इनका लैम्डा है, ये उस रेडिएशन का लैम्डा है। और जब हम लैम्डा की बात करते हैं तो लैम्डा वहीं आता है जहां वेव की बात होती है, ऐसे। तभी हम वेवलेंथ की बात करते हैं, लैम्डा इज वेवलेंथ। इसको हम लोगों ने बहुत बार देखा हुआ है। और जो लैम्डा वैल्यू है, ये वेवलेंथ, ये है लैम्डा। ये लैम्डा वैल्यू जो है, ये अल्ट्रावायलेट का लैम्डा मैक्स का वैल्यू 100 से लेकर के 400 नैनोमीटर तक होता है। और विजिबल रेंज का रेडिएशन 400 से लेकर के 750, और किसी बुक में आपको 800 भी मिलेगा। तो आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा और ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, दोनों ही सही है। सही इसलिए है कि इन सब रेडिएशन को एक साथ अलग करना बहुत मुश्किल है, सब एक दूसरे में मिक्स हैं। लेकिन एक मोटे तौर पर रेंज ये है कि 100 से लेकर के और यहाँ तक, इस रेंज की रेडिएशन को अगर आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड पर या किसी कंपाउंड पर डालिए, एक कंपाउंड है आपका, ये एक कंपाउंड है, मान लीजिए एक सैंपल है किसी कंपाउंड का, इस पर इस रेंज की रेडिएशन को आप डालिए तो क्या फर्क पड़ेगा। ये रेडिएशन अगर इस पर पड़ता है तो क्या फर्क पड़ेगा इस रेडिएशन पर, चाहे जो भी रेडिएशन आप डालें उसका क्या फर्क पड़ेगा, इसी की स्टडी हमको यहाँ करना है। तो ये है कि जब भी हम इस रेंज की रेडिएशन किसी कंपाउंड पर डालते हैं तो वो रिस्पांसिबल होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब ये है कि आप जो है इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का स्टेट, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का स्टेट क्या होगा, कैसे जाएगा, किस इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए,
मॉलिक्यूल में कितने तरह के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कितने तरह के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो सब हम लोगों को इसमें स्टडी करना है। अब होता क्या है कि जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है जिससे हम लोग स्टडी करते हैं, और ये अपने पास लैब में है भी, हम लोग चैम्बर में देखिए तो रखा हुआ है, ये एमएससी का प्रैक्टिकल होता है इससे। ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो यूवी विजिबल होता है, इसमें क्या क्या होता है, होता यह है कि अगर आप इस रेडिएशन को, इस यूवी विजिबल रेंज के रेडिएशन को निकिल के प्रिज्म से पास, सॉरी प्रिज्म से पास कीजिए, नॉट निकिल प्रिज्म, ये प्रिज्म से अगर आप पास कीजिए तो ये क्या फर्क पड़ता है। ये रेडिएशन अगर मान ली मुझे विजिबल रेंज के रेडिएशन निकिल से पास किया, तो ये विजिबल रेंज के रेडिएशन जैसे ही निकिल में जाते हैं, विजिबल रेंज में आप जान रहे हैं कि 7 कलर्स हैं, ये सबको पता है कि विजिबल रेंज की रेडिएशंस में 7 कलर्स होते हैं, जिसको हम लोग विबग्योर के नाम से जानते हैं, ऊपर हमने डिस्कस भी किया। जैसे ही प्रिज्म से इस रेडिएशन को आप पास करते हैं, ये रेडिएशन सातों अलग अलग डिवाइड हो जाती हैं। पहले सब मिक्स थी आपस में, और जैसे ही रेडिएशन प्रिज्म से निकली 1 2 3 4 5 6, एक और 7 रेडिएशन में अलग हो गया। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग डिस्पर्शन। ये जो रेडिएशन है, अब देखिए यहाँ वायलेट अलग हो गया, इंडिगो अलग हो गया, ब्लू अलग हो गया, VIB जी ग्रीन अलग हो गया, येलो अलग हो गया, ऑरेंज अलग हो गया और रेड अलग हो गया। तो प्रिज्म से जैसे रेडिएशन पास हुई, सभी कलर अलग अलग हो गए, और इस अलग अलग कलर को आप लोगों ने कभी कभी इंद्रधनुष में देखा भी होगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्पर्शन। एक बात ये हो गई कि जैसे ही प्रिज्म से आप रेडिएशन को पास करेंगे, रेडिएशन में डिस्पर्शन होगा, और इस डिस्पर्शन की वजह से सभी कलर अलग अलग हो गए। अब आप देखिए, ये जो वायलेट रेंज की रेडिएशन थी, ये 400 nm से शुरू हो रही थी, और यहाँ आते आते, रेड पर आते आते, इसका लैम्डा मैक्स हो जा रहा था 750 नैनोमीटर। और हमने एक बात आपको शुरू में ही बताया था कि एनर्जी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1 लैम्डा के। ये बात आप सभी लोग पहले से ही जानते हैं, और मैंने बताया भी था। इसका मतलब कि जिसका लैम्डा का वैल्यू ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी की वैल्यू कम होगी, और जिसके लैम्डा का वैल्यू कम होगा उसकी एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि अगर एनर्जी के टर्म में हम देखें तो वायलेट की एनर्जी रेड से ज़्यादा है, क्योंकि वायलेट का लैम्डा वैल्यू कम है, 400 nm है, जबकि रेड का लैम्डा वैल्यू ज़्यादा है, 700 nm है। तो आप इसी तरह से एक सीक्वेंस अरेंज कर सकते हैं कि किसकी एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, किसकी एनर्जी की वैल्यू कम होगी, किसकी एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। और एक IL फिनार की बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, IL फिनार। इस बुक में अगर आप खोल करके देखेंगे, हर बुक में लिखा है लेकिन मैं उस बुक का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इस बुक में आप खोल करके देखेंगे तो आपको सारे रेंज की रेडिएशन का लैम्डा मैक्स दिया रहेगा कि वायलेट कितने पर 400 पर है, तो इंडिगो कितने पर है, ब्लू कितने पर है, ग्रीन कितने पर है, ऑरेंज येलो कितने पर है। मैं जस्ट आपके रेफरेंस के लिए इसको पढ़ करके सुना दे रहा हूँ। देखिए, वायलेट 400 है, ब्लू 435 दिया है, ग्रीन जो है 480 दिया है, 490 पर ब्लू ग्रीन है, 500 ग्रीन का रेंज है, और 750 येलो का रेंज है, 595 से 605 ऑरेंज का रेंज है, इसी तरह से 580 से 595 येलो का रेंज है। तो ये एक रेंज है रेडिएशन का, कि एक रेडिएशन का रेंज आप इससे समझिए आप कि क्या वायलेट एग्जैक्टली 400 नैनोमीटर पर लैम्डा मैक्स शो करता है, या इंडिगो का एग्जैक्टली 401 होता है। नहीं, इन सब का एक रेंज है, 400 से 450, 450 से 500, 500 से ऐसे समथिंग करके। तो आप कह सकते हैं कि अगर आप रेड रेडिएशन भी लेते हैं, रेड रेंज के रेडिएशन भी लेते हैं, तो उसका लैम्डा मैक्स होता है 605। अगर आप सिर्फ रेड को लेंगे, सॉरी, अगर आप सिर्फ यहाँ रेड की रेडिएशन को भी कंसीडर करेंगे, तो इसका लैम्डा मैक्स होता है 605 से लेकर के 750 तक नैनोमीटर में। तो आप कह सकते हैं कि एक रेंज ऑफ रेडिएशन होता है, मतलब 605 अगर लैम्डा मैक्स रहेगा तो भी वो रेड दिखेगा,
750 तक आएगा तो भी रेड दिखेगा। और इन दोनों में अंतर क्या होगा, जब आप रेड को देखते हैं तो रेड का भी एक रेंज है, लाइट रेड है, डार्क रेड है, ये सारी चीजें आपको दिखती हैं। तो आप कह दीजिए कि ये रेंज ऑफ रेडिएशन है, रेड का भी एक रेंज है, ऑरेंज का भी है, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, सबका एक रेंज ऑफ रेडिएशन है। अब इन सबको अगर हम अलग अलग कहें तो कहेंगे कि इसको अगर मान लीजिए रेड को ही मैं कह रहा हूँ 605 से 750 है इसका, तो ये एक ही कलर की रेडिएशन है और वो कलर है रेड। तो ऐसे रेडिएशन को हम लोग कहते हैं मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन। मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन, मोनो मतलब होता है वन, और क्रोमा मीन्स होता है कलर। इसका मतलब एक ही कलर की रेडिएशन को हम मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन के नाम से जानेंगे। तो वायलेट भी मोनोक्रोमैटिक हो गया, इंडिगो भी हो गया, ब्लू भी हो गया, ग्रीन भी हो गया, येलो भी हो गया, ऑरेंज भी हो गया, रेड हो गया। अगर हम मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन को, ये मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन है, देखिए अलग अलग रेडिएशन हो गई तो रेडिएशन का नाम हो गया मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन। मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन को अगर आप किसी होमोजीनियस सैंपल से पास करें, अब ये सैंपल क्या है इस पर भी मैंने पीछे चर्चा किया था। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आप ले रहे हैं, सपोज कीजिए, और उसका हमने सैंपल बना रखा है यहाँ डिजॉल्व करके, और ये क्यूबेट होता है, इसको हमने पहले बताया था, क्यूबेट कहते हैं, इस सैंपल होल्डर को क्यूबेट करते हैं। अगर होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, ये देखिए ध्यान रखिए कि ये जो सॉल्यूशन है या मिक्सचर है ये होमोजीनियस होना चाहिए, होमोजीनियस। इसका क्या मतलब है कि चाहे आप इसके बॉटम पर चेक करें, चाहे मिड में चेक करें सैंपल को, चाहे टॉप पर चेक करें, हर जगह सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो प्रोपोर्शन है वो सेम होना चाहिए, या कंसंट्रेशन कह दीजिए हर जगह सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सैंपल आपने ऐसा लिया हुआ है कि नीचे जा करके ढेर सारा सॉल्यूट बैठ गया और ऊपर सिर्फ सॉल्वेंट बचा हुआ है, तब अगर आप इस रेडिएशन को इससे पास करेंगे तो आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सॉल्यूशन आपका होमोजीनियस है तो उससे अगर आप मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन को पास कीजिए, तो अब आप देखिए कि अगर कोई रेडिएशन हम पास कर रहे हैं तो उस रेडिएशन की कोई अपनी एक इंटेंसिटी होगी, जो रेडिएशन हमने पास किया है, इसमें से कोई भी रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, और इस ये रेडिएशन इस तरफ अगर निकल करके आ रही है तो उसको कहते हैं ट्रांसमिशन, आईटी से डिनोट करते हैं। अब आप देखिए आपके पास दो चीजें आ गई एक साथ, एक तो I0 जो इंसिडेंट रेडिएशन को बताता है, और दूसरा IT जो ट्रांसमिटेड रेडिएशन को बताता है। तो जो ट्रांसमिटेड रेडिएशन निकला है उसकी इंटेंसिटी और जो रेडिएशन हमने इंसिडेंट किया था, इनकी इनकी इंटेंसिटी क्या सेम होगी? क्या इंसिडेंट रेडिएशन और ट्रांसमिटेड रेडिएशन की इंटेंसिटी सेम होगी? तो कहा जाता है कि I0 इज नॉट इक्वल टू IT, ये दोनों सेम नहीं होता है। अब रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन ये है कि जब किसी सैंपल से आप इसको पास करते हैं इस रेडिएशन को, तो वो सैंपल या वो सैंपल में जो कंपाउंड होता है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। अगर इसने रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया कंपाउंड ने, तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा? क्वेश्चन ये है कि आफ्टर एब्जॉर्प्शन, आफ्टर एब्जॉर्प्शन अगर किसी सैंपल से आपने मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन को पास किया और उस सैंपल ने रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया, तो आफ्टर एब्जॉर्प्शन, ये भी SORPT, एब्जॉर्प्शन क्या होगा, क्या मतलब उस रेडिएशन का क्या होगा, इसी को हम लोग समझते हैं और इसी को इस चैप्टर में स्टडी करना है। तो आफ्टर एब्जॉर्प्शन क्या होता है? आफ्टर एब्जॉर्प्शन होता है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। अब आप दो चीजें देखिए,
जिस सैंपल से आपने रेडिएशन पास किया हुआ था, ये देखिए ये सैंपल है और इससे आपने रेडिएशन पास किया, ये रेडिएशन पास किया और ये रेडिएशन इस तरफ से निकल करके आ गया, जिसको हम लोग ट्रांसमिटेड रेडिएशन कह रहे हैं, और ये इंसिडेंट रेडिएशन है। तो जो रेडिएशन निकल करके आया, दोनों की इंटेंसिटी सेम नहीं है, इतनी बात हमको समझ में आ गई। इसका मतलब कि जो इंटेंसिटी आई है IT, वो IT हमेशा लेस आती है I0 से। जो ट्रांसमिटेड रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी हमेशा इंसिडेंट रेडिएशन से कम आती है। कम आने के पीछे क्या है, सैंपल में जो भी आपने कंपाउंड डाल रखा है वो कंपाउंड उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर कंपाउंड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तो विबग्योर में से किसी न किसी कलर को एब्जॉर्ब करेगा। आप जान ही रहे हैं कि जो रेडिएशन हमने डाला है उसमें से अगर किसी एक कलर को उसने एब्जॉर्ब कर लिया तो सब कलर दिखेंगे ट्रांसमिटेड में, लेकिन सिर्फ वो कलर कैसा दिखेगा आपको जो एब्जॉर्ब हो गया है, वो डार्क आपको दिखेगा। और डार्क दिखेगा तो इसी डार्क लाइन को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन बैंड। इसी को हम लोग एब्जॉर्प्शन बैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर से समझिए कि जो इंसिडेंट रेडिएशन आपने डाला था वो रेडिएशन और जो ट्रांसमिटेड रेडिएशन है, इन दोनों की इंटेंसिटी में डिफरेंस होता है। और डिफरेंस का कारण क्या है कि रेडिएशन कंपाउंड एब्जॉर्ब कर रहा है। जो कंपाउंड है सैंपल का वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसकी वजह से इंटेंसिटी इसकी घट रही है। इंटेंसिटी अगर घटेगी तो रेडिएशन में एक डार्क लाइन आएगा। घटने का मतलब है कि कोई न कोई एक रेडिएशन को उसने एब्जॉर्ब कर लिया, और जिस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया वो रेडिएशन आपका इस तरफ अब निकल करके सामने नहीं आएगा, दिखेगा नहीं, बाकी दिखेंगे। तो जहां जिस रेंज की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया है वो उसी का एक डार्क लाइन हमको मिलता है स्पेक्ट्रम में। और इंस्ट्रूमेंट जो उसका होता है सेटअप में, कंप्यूटर के स्क्रीन पर एक डार्क लाइन आती है, और वो डार्क लाइन को ही हम लोग कहते हैं कि ये लाइन वही है जिस रेंज की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया, उसी की लाइन यहाँ आ रही है। उसी को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन हो गया, ये स्पेक्ट्रम हो गया। तो ये हमको स्टडी करना है। अब देखिए ये हो गया बेसिक थिंग्स। अब दूसरा बात यह है कि ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन, अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन अगर हो रहा है, मान लीजिए सैंपल से हम लोगों ने मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन पास किया, उसने एब्जॉर्ब कर लिया रेडिएशन को, तो कौन से वो फैक्टर्स होंगे जो इसके एब्जॉर्प्शन को अफेक्टेड करेंगे कि कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, कम करेगा कि ज़्यादा करेगा, इसके लिए कौन से फैक्टर्स होंगे। तो बेसिकली दो फैक्टर्स हैं। देखिए अब आप समझिए कि ये रेडिएशन अगर यहाँ पड़ रही है सैंपल पर, और इसके अंदर जो पार्टिकल हैं अगर वो उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो जितने ज़्यादा पार्टिकल से ये रेडिएशन इनकाउंटर करेगी उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन की पॉसिबिलिटी होगी। जितने कम पार्टिकल से रेडिएशन इनकाउंटर करेगी उतना कम पॉसिबिलिटी होगी एब्जॉर्प्शन की। तो दो फैक्टर्स हो गए। एक फैक्टर ये कि लेंथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन सैंपल, लेंथ ट्रेवल्ड बाय लाइट, ट्रेवल्ड बाय लाइट इन सैंपल, एक फैक्टर ये होता है। और दूसरा फैक्टर जो है वो है, दूसरा फैक्टर जो होता है वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल, कि सैंपल का कंसंट्रेशन क्या है। इन दोनों को आप समझ लीजिए तो आपको आधा से ज्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखिए कंसंट्रेशन क्या होता है, 1 लीटर में या 1 मिलीलीटर में या 100 मिलीलीटर में कितना सॉल्यूट डिजॉल्व है, इसी तरह से हम कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हैं कि अगर सॉल्वेंट फिक्स है तो उसमें कितना सॉल्यूट डिजॉल्व है। अगर एक सिंपल एग्जांपल हम लें और हम कहें कि 1 लीटर वाटर में 100 ग्राम चीनी डिजॉल्व किया हमने, 1 लीटर वाटर में 200 ग्राम चीनी को डिजॉल्व किया है, उसी 1 लीटर वाटर में 300 ग्राम चीनी को हम लोगों ने डिजॉल्व कर रखा है, तो फिर आप बताइए कि किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो डेफिनेटली उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा जिसमें सॉल्यूट का मात्रा ज़्यादा होगा। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे कंपाउंड के सॉल्यूट के वो ज़्यादा होंगे इस क्यूबेट के अंदर,
इसका मतलब कि जब लाइट आप इस पर इंसिडेंट करेंगे तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी इन सबों से इनकाउंटर करने की, क्योंकि पार्टिकल ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। एक फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर ये है कि अगर आप एक बड़ा-सा ऐसे सैंपल होल्डर या क्यूबेट ले लीजिए और कंसंट्रेशन आप फिक्स कर दीजिए और एक छोटा-सा ऐसे सैंपल होल्डर ले लीजिए आप और दोनों में जो सैंपल है दोनों का कंसंट्रेशन सेम है। ये देख लीजिए आप, दोनों में सेम कंसंट्रेशन है अगर, और आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से लाइट को पास कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ से लाइट पास करेंगे और यहाँ से लाइट पास करेंगे तो यहाँ जल्दी से ही लाइट बाहर निकल आएगी, इस तरफ ट्रांसमिट हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही कम डिस्टेंस है, सैंपल होल्डर बहुत पतला है, इधर से डाले इधर तुरंत निकल आएगी। लेकिन अगर आप यहाँ से लाइट पास करें तो ये लाइट इस सैंपल से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और जितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि लाइट जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं उनसे इनकाउंटर करे और उनसे अगर इनकाउंटर करेगी तो वो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि जो ट्रांसमिटेड रेडिएशन है वो कितना एब्जॉर्ब होगी या जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो कितना एब्जॉर्ब होगी और कितना ट्रांसमिट करेगी इस तरफ जा करके, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो सॉल्यूशन आपने ले रखा है उसका कंसंट्रेशन क्या है और दूसरा लाइट कितना लेंथ ट्रेवल कर रही है। लाइट जितना लेंथ ट्रेवल करती है उस पर डिपेंड करता है। तो आप कहिए कि आई टी जो है ट्रांसमिटेड रेडिएशन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या इंटेंसिटी आप कहिए सिंपली, इंटेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लेंथ होगी जो लाइट ट्रेवल कर रही है, एक ये। और इस केस में क्या होगा, इंटेंसिटी जो लाइट की होगी 1 अपॉन कंसंट्रेशन होगी। तो आप कह दीजिए कि ये जो ट्रांसमिटेड रेडिएशन है वो कितना ट्रांसमिट होगी, या दूसरे शब्दों में कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा, वो लेंथ पर भी डिपेंड करता है। ज़्यादा लेंथ होगी तो ट्रांसमिट रेडिएशन कम ट्रांसमिट होगा इस तरफ, ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा तो रेडिएशन का ट्रांसमिशन कम होगा, अगर कंसंट्रेशन कम होगा तो ट्रांसमिशन ज़्यादा होगा। इन्हीं दोनों को दो साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया, एक को कहते हैं लैम्बर्ट लॉ, दूसरे को बीयर्स लॉ। ये है लैम्बर्ट लॉ जो बताते हैं कि ये लैम्बर्ट का लॉ है, जिन्होंने बताया कि लेंथ, अगर कोई सैंपल कोई मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन किसी होमोजेनियस सैंपल से पास हो रहा है तो अगर वो जितना ज़्यादा लेंथ ट्रेवल करेगा सैंपल में उतना ही ज़्यादा उसके एब्जॉर्प्शन की पॉसिबिलिटी होगी। और बीयर्स ने बताया, आपको याद करने के लिए बहुत ही सिंपल एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ कि एल से लैम्बर्ट, एल से लेंथ। लैम्बर्ट ने कहा कि जितना ज़्यादा लेंथ ट्रेवल करेगी उतना ज़्यादा रेडिएशन ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी सैंपल में, और बीयर्स ने कहा कि कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा सैंपल का एब्जॉर्प्शन की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। रीजन क्या है कि कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, और ज़्यादा पार्टिकल्स अगर होंगे तो डेफिनेटली ज़्यादा लाइट के संपर्क में आएंगे जो इधर से गुजर रही है, तो उसके एब्जॉर्प्शन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये हो गया लैम्बर्ट बियर्स का लॉ एब्जॉर्प्शन को लेकर के। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा कि फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। ये जो उसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ बैंड कहते हैं, जिस पर हम लोगों ने कल बात भी किया था। यह है फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। अगर रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है मॉलिक्यूल, तो हमने कहा ना कि ये एक ब्लैक लाइन आती है, इसको हम लोग लाइन बैंड कहते हैं। तो ये फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रम आफ्टर एब्जॉर्प्शन क्या होगा, देखिए ये मॉलिक्यूल है या कह दीजिए कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूल ऑब्लिक कंपाउंड है, आप दोनों कर सकते हैं। मॉलिक्यूल कहाँ कहा जाता है, कंपाउंड कहाँ कहा जाता है, इसको बहुत छोटे लेवल के साइंस में एक्सप्लेन किया गया है कि अगर दो सिमिलर एटम आपस में जुड़े हों, जैसे N2O2, वो मॉलिक्यूल कहलाता है। अगर डिसिमिलर एटम आपस में जुड़ करके मॉलिक्यूल बना रहे हैं दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। तो अगर कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है, सपोज कीजिए H2O मॉलिक्यूल है, और इससे अगर इसको हमने ऐसे सैंपल होल्डर में रखा हुआ है H2O को, और इधर से रेडिएशन में पास कर रहा हूँ, इंसिडेंट रेडिएशन है, और इधर से रेडिएशन ट्रांसमिट हो रहा है, IT है, ठीक है। तो इसमें से अगर रेडिएशन गुजरेगी तो H2O पर क्या फर्क पड़ेगा,
या जो भी आप लेंगे सैंपल, मैं तो H2O लिया हूँ, आप तो कोई भी सैंपल ले सकते हैं कि H2O पर क्या फर्क पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा कि जब मॉलिक्यूल रहता है तो उसमें दो पॉसिबिलिटी होती है। एक होती है, सॉरी तीन, रोटेशन, जिसको मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था कि रोटेशन किसको कहते हैं मॉलिक्यूल का। दूसरा होता है उससे ज़्यादा एनर्जी देने पर वाइब्रेशन होता है मॉलिक्यूल में, जिसको मैंने बताया था कि मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल चेंज हो, जिसको बॉन्ड लेंथ चेंज होने को स्ट्रेचिंग कहते हैं, और बॉन्ड एंगल चेंज होने को बेंडिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। तो स्ट्रेचिंग बेंडिंग होती है, उससे ज़्यादा रेडिएशन अगर आप देते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। ये तो जो बातें हैं वो ये कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल का यहाँ से यहाँ एनर्जी पा करके जाना चाह रहा है, ये ग्राउंड स्टेट है उसका और ये उसका एक्साइटेड स्टेट है। अगर मॉलिक्यूल यहाँ जाना चाह रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाए, उसके पहले यहाँ बीच में बहुत सारे अलग अलग एनर्जी लेवल हैं। वो एनर्जी लेवल क्या है उसके रोटेशन की एनर्जी लेवल है और उसके वाइब्रेशन की। एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होने में बहुत सारा वाइब्रेशन भी होता है, बहुत सारा रोटेशन भी होता है। इसलिए हम कहते हैं कि वन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज accompanied बाय ए लार्ज नंबर ऑफ रोटेशनल ट्रांजिशन एंड ए लार्ज नंबर ऑफ वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होने के लिए बहुत सारे वाइब्रेशन भी होते रहेंगे, जैसे इतना दूर तक इसका लेंथ है, इतना दूर तक इसका लेंथ है जो वाइब्रेट कर रहा है, दोनों का एनर्जी लेवल ये दोनों हो गया। ये इसको मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे मैंने लिख दिया। तो आप कहिए कि 1 से 2 तक जा रहा है तो सिर्फ रोटेट कर रहा है मॉलिक्यूल, 1 से 3 तक जा रहा है तो सिर्फ वाइब्रेट कर रहा है, और 1 से 6 तक जा रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है। तो आप कहिए कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा तो उसमें रोटेशन भी हो रहा होगा मॉलिक्यूल में और वाइब्रेशन भी हो रहा होगा। और ये सब इतना क्लोज होते हैं रोटेशन और वाइब्रेशन कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, रोटेशन और वाइब्रेशन को अलग करके देख पाना संभव नहीं है। इसलिए सब एक ही साथ ऐसे दिखते हैं, और एक ही साथ दिखते हैं तो एक लाइन की तरह नहीं दिखेंगे, एक बैंड की तरह दिखेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि मॉलिक्यूल के केस में बैंड स्पेक्ट्रम पाया जाता है, जबकि एटम के केस में लाइन स्पेक्ट्रम पाया जाता है। क्यों? उसका आंसर यही है कि मॉलिक्यूल के केस में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जब भी होता है तो साथ ही साथ वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी होता है और रोटेशनल ट्रांजिशन भी होता है। तो और ये रोटेशनल और वाइब्रेशनल ट्रांजिशन देखिए, पहला वाला रोटेशनल है, दूसरा वाला वाइब्रेशनल है, तीसरा वाला इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है। ये तीनों ट्रांजिशन एक साथ होते हैं और इतने क्लोज होते हैं कि इनको अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए सब मिलाकर के एक मोटा लाइन बना देते हैं और मोटी लाइन ही बैंड कहलाती है। हेयर बैंड को आप लोगों ने देखा होगा कितना चौड़ा रहता है, ऐसे ही चौड़ी चौड़ी पट्टियां बन जाती हैं, इसको हम लोग कहते हैं बैंड स्पेक्ट्रम बनता है अगर मॉलिक्यूल है तो चूंकि हम मॉलिक्यूल का ही स्पेक्ट्रम स्टडी कर रहे हैं, एटम का कर नहीं रहे हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा आप में नहीं है, इसको आपने इंटर में पढ़ा था होगा, लाइमर, बामर, प्रॉक्सियन, बेकेट, कुंड सीरीज की 1s का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। तो यहाँ हो गया कि मॉलिक्यूल के केस में बैंड स्पेक्ट्रम पाया जाता है। इस बात को हमेशा आप लोग ध्यान में रखिए कि जब भी मॉलिक्यूल की बात होगी और कहा जाएगा कि उसको यूवी विजिबल रेंज की रेडिएशन दिया जाए तो उसमें किस तरह का स्पेक्ट्रम मिलेगा, तो आप हमेशा इसका आंसर देंगे कि उसमें बैंड स्पेक्ट्रम मिलेगा। और उस बैंड स्पेक्ट्रम मिलने के पीछे जो रीजन है वो है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जब भी होता है तो साथ ही साथ वाइब्रेशन भी होता है, रोटेशन भी होता है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि इसमें बैंड स्पेक्ट्रम पाया जाता है। अब ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेक्ट्रम। अब इसके बाद हम लोग कहते हैं कि थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या है, इसको समझिए आप। थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ये थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को बहुत सिंपल तरीके से आप समझिए कि सपोज कीजिए कि एक मॉलिक्यूल था, अभी उस पर हम बाद में बात करेंगे डिटेल में। तो बस आप इतने मानिए कि एक मॉलिक्यूल था जिसको आपने यूवी और विजिबल रेंज की रेडिएशन को दे दिया और ये इसका ग्राउंड स्टेट था, ये इसका एक्साइटेड स्टेट है। आगे हमें चर्चा करेंगे कि किसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं, किसको एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, और कैसे आप जानेंगे कि क्या ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट होता है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन था मॉलिक्यूल का ग्राउंड स्टेट में और ये इसका एनर्जी लेवल है
डायग्राम ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट के बीच में, और ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट के बीच में इतना एनर्जी गैप है डेल्टा ई के इक्विवेलेंट, ये डेल्टा ई एनर्जी गैप है। अब अगर आप डेल्टा ई के इक्विवेलेंट एनर्जी इसको प्रोवाइड कर दें इज इक्वल टू एच म्यू, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच म्यू, और एच म्यू क्या होता है ये सब मैंने डिटेल में आप लोगों को पहले एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप जानेंगे एनर्जी कितनी होगी और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, एच क्या है प्लांक्स कांस्टेंट। ये एच म्यू, यहाँ एच म्यू प्लांक्स कांस्टेंट नहीं है, यहाँ एच म्यू कहते हैं क्वांटम ऑफ एनर्जी को, लेकिन इसको मैंने डिटेल में पहले भी एक्सप्लेन किया कि एनर्जी कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। अगर आप इतनी एनर्जी इसको सप्लाई कर दीजिए तो इसका ये इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान रखिए 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसके एक्साइटेड स्टेट में, तो अब ये मॉलिक्यूल अगर आपने एनर्जी दे दिया तो इसका फिगर ऐसे हो जाएगा, ये हो गया इसका ग्राउंड स्टेट और ये हो गया इसका एक्साइटेड स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन ग्राउंड में रह गया, और एक्साइटेड स्टेट का ये ग्राउंड स्टेट का 1 इलेक्ट्रॉन तो ग्राउंड में रहेगा, दूसरा जाने वाला है एक्साइटेड स्टेट में, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाने वाला है एक्साइटेड स्टेट में। तो अब यहाँ क्वेश्चन होता है कि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन हमारा था एंटी क्लॉकवाइज, मान लीजिए एंटी क्लॉक, ये ऐसे मूव कर रहा था, तो क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी इन एक्साइटेड स्टेट, क्या इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद जैसी स्पिन थी वैसी ही स्पिन रखेगा या अपनी स्पिन को बदल देगा, व्हाट विल बी इन एक्साइटेड स्टेट। इसी को हम लोग कहते हैं थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, एक्साइटेड स्टेट। देखिए यहाँ आप थ्योरेटिकली कह सकते हैं कि एक्साइटेड स्टेट में, अगर आप थ्योरेटिकली सिंपली समझिए, प्रैक्टिकली नहीं कहिएगा, कि एक्साइटेड स्टेट में 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहला, रिटेंशन ऑफ स्पिन, इलेक्ट्रॉन जैसा स्पिन लेकर के गया था वैसी ही उसकी स्पिन रहे, तो इसको आप यहाँ समझिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज ही रहे, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है इन्वर्जन ऑफ स्पिन, क्या अपनी स्पिन को चेंज कर देगा, वो यहाँ से चला था एंटी क्लॉकवाइज और ऊपर जाके क्या हो जाएगा, और दूसरी पॉसिबिलिटी हो कि ये क्लॉकवाइज हो जाए। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि स्पिन को चेंज न करे, और दूसरी पॉसिबिलिटी है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, कि दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अपनी स्पिन को ये चेंज कर दे। तो क्या होगा, तो स्पिन सिलेक्शन रूल एक है कि अगर इलेक्ट्रॉन अपना स्टेट चेंज करे, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाए, तो उस पर एक रूल इंप्लीमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्पिन सिलेक्शन रूल। और ये रूल ये कहता है कि डेल्टा एस इज इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज इट्स स्पिन, इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज इट्स स्पिन इन एक्साइटेड स्टेट। अगर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो अपनी स्पिन को कभी चेंज नहीं करेगा, इसी को हम लोग कहते हैं डेल्टा एस इज इक्वल टू 0। अब एक हम लोग पढ़ते हैं जबलनस्की डायग्राम फिजिकल केमिस्ट्री या बहुत जगहों पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जहां ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में जाता है तो अपनी स्पिन को चेंज कर देता है। तो अगर अपनी स्पिन को चेंज न करे इलेक्ट्रॉन, ये वो कैसे चेंज करता है वो एक अलग कहानी है, उसको यहाँ नहीं, मैं जब वो कोई बात आएगी तो उसको मैं बताऊंगा। अगर स्पिन अपनी चेंज कर देता है तो उसको हम लोग कहते हैं एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। ध्यान रखिए ES का मतलब है, ES का मतलब होता है सिंगलेट। अगर स्पिन अपनी चेंज कर दे तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को कहते हैं एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट। अब आप ध्यान रखिए कि यहाँ 2 बातें आई हैं, एक तो ये, सॉरी, यहाँ 2 बातें आई हैं, कर्सर देखिए जहाँ घूम रहा है, कि अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, अपनी स्पिन को चेंज नहीं कर रहा है, तो ऐसे स्टेट को हम लोग कहेंगे एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है और अपनी स्पिन को चेंज कर दे रहा है, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन चला था और ऊपर जाकर के क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। ये देखिए आप, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज था और यहाँ जैसे ऊपर पहुंचा स्पिन चेंज करके क्लॉकवाइज हो गया। ये थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है।
या इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था एंटी क्लॉकवाइज, या ऊपर भी गया तो एंटी क्लॉकवाइज ही रह गया। तो अगर स्पिन चेंज न करे, रिटेंशन ऑफ स्पिन रहे, तो उसको कहेंगे एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट और ES से डिनोट करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन को चेंज कर दे तो उसको हम लोग ET से डिनोट करते हैं, एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट के नाम से हम लोग जानते हैं इसको। लेकिन सिलेक्शन रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन कभी भी अपने स्पिन को चेंज नहीं करता है एक्साइटेड स्टेट में, और इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा S इज इक्वल टू 0। डेल्टा S 0 कैसे आता है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ कि कैसे डेल्टा S 0 होगा। डेल्टा S की वैल्यू 0 किन किन कंडीशन में होगी। देखिए डेल्टा S इज इक्वल टू 0 अगर हमको फाइंड आउट करना है, और हमें कह रहे हैं कि ये ग्राउंड स्टेट था इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इनर्जी पा करके एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि स्पिन को चेंज नहीं करे, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अपने स्पिन को चेंज कर दे। जब ये चेंज करता है तो इसको हम लोग एक्साइटेड ट्रिपलेट के नाम से जानते हैं, जब ये चेंज नहीं करता है तो इसको हम लोग एक्साइटेड सिंगलेट के नाम से जानते हैं। तो लेट ES, अगर हम एक्साइटेड सिंगलेट को देखें तो अब आप देखिए ये ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है इसको हम लोग कहते हैं S1। देखिए ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की स्पिन को अगर हम S1 से डिनोट करें, और एक्साइटेड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन की स्पिन को S2 से डिनोट करें, तो डेल्टा S की वैल्यू होगी S2 माइनस S1, ऐसे हम लोग लिखेंगे। अब आप देखिए ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन एक्साइट, अगर सिंगलेट स्टेट में हम बात कर रहे हैं, ES की बात कर रहे हैं, जहां इलेक्ट्रॉन ने अपनी स्पिन चेंज नहीं की, एंटी क्लॉकवाइज था तो एंटी क्लॉकवाइज ही रह गया। तो एंटी क्लॉकवाइज का क्या होता है स्पिन, माइनस हाफ। तो S2 की वैल्यू क्या हो गई, S2 इज इक्वल टू माइनस हाफ, और S1 की वैल्यू भी क्या थी, माइनस हाफ ही थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज ही स्पिन कर रहा है। तो डेल्टा S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस हाफ प्लस माइनस हाफ, तो इज इक्वल टू 0। इसको कहेंगे कि डेल्टा S की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब ये ट्रांजिशन जो है ये अलाउड होगा, मतलब ये होगा। और अगर आप एक्साइटेड ट्रिपलेट को लेकर के देखिए, लेट कि हम एक्साइटेड ट्रिपलेट को देखते हैं कि क्या वो ट्रांजिशन अलाउड होगा कि फॉरबिडन होगा। तो इस केस में हम लोग कहते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया एक्साइटेड स्टेट में, और यहाँ इसकी स्पिन थी एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ जाके स्पिन क्या हो गई इसकी, क्लॉकवाइज। इसका मतलब S2 की वैल्यू क्या हो गई यहाँ, प्लस हाफ, क्योंकि क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, और S1 की वैल्यू यहाँ क्या है, माइनस हाफ है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज था। तो डेल्टा S की वैल्यू क्या हो जाएगी, S2 मतलब प्लस हाफ माइनस हाफ, क्योंकि S1 की वैल्यू माइनस हाफ है। तो यहाँ डेल्टा S की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, जबकि डेल्टा S की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट जो है इसकी डेल्टा S की वैल्यू 1 आ रही है, इसलिए इसको कहेंगे कि फॉरबिडन ट्रांजिशन है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को UV विजुअल रेंज की रेडिएशन मिले, किसी मॉलिक्यूल को UV विजुअल रेंज की रेडिएशन मिले, और उसका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाए, तो स्पिन सिलेक्शन रूल कहता है कि डेल्टा S की वैल्यू 0 होनी चाहिए, इसलिए इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन को चेंज नहीं करेगा, तो तब वो अलाउड ट्रांजिशन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन को चेंज कर देता है तो उसको कहेंगे फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा। ये हो गया। इसके बाद अब हम देखते हैं, बस एक लास्ट टॉपिक है, इसको बता करके मैं रोक दूँ, 4 बजे शायद क्लास होता है आप लोगों का। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, कितने तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल है मॉलिक्यूल में। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। देखिए ये जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो थ्योरी है, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये डिपेंड है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर, डिपेंड्स ऑन MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं, चाहे सिग्मा बॉन्ड बना रहे हों या पाई बॉन्ड बना रहे हों, तो दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एक की एनर्जी कंबाइन करने वाले से कम होती है, ये दोनों सेम साइन में अगर रहें, ये मैं पाई बॉन्ड का एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और एक की एनर्जी कंबाइन करने वाले से ज़्यादा होती है,
तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है वहाँ कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी कम होती है, तो इसको कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इसको कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब आप देखिए कि अगर कोई मॉलिक्यूल बन रहा है, चाहे सिग्मा बॉन्ड से बन रहा हो चाहे पाई बॉन्ड से बन रहा हो, तो उसमें जब भी मॉलिक्यूल बनेगा तो जो ऑर्बिटल मिलकर के मॉलिक्यूल बना रहे होंगे उसमें दो तरह के ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल, दूसरा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो इसी में हम लोग कहते हैं कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ये सिंगलेट स्टेट है, सॉरी ये ग्राउंड स्टेट है क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, ये एनर्जी हमने दिखा दिया है। और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसको हम लोग एक्साइटेड स्टेट के नाम से जानते हैं। तो अब आप देखिए कि बॉन्ड और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक साथ देखिए। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप देखिए कि मॉलिक्यूल में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात अगर की जाए तो कितने तरह के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल में दो तरह के पॉसिबल हैं। एक पॉसिबिलिटी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की होती है जिसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड पेयर, बीपी के नाम से जानते हैं, और दूसरा है लोन पेयर, एलपी के नाम से जानते हैं। तो बॉन्ड पेयर किसको कहते हैं? किसी भी बॉन्ड में, बॉन्ड देखिए दो तरह का हो सकता है, सिग्मा या पाई। ये सिग्मा बॉन्ड हो सकता है या पाई बॉन्ड हो सकता है। अगर सिग्मा बॉन्ड बना है तो किसी भी बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे सिग्मा हो चाहे पाई हो। तो अगर सिग्मा बॉन्ड बना है तो उसमें भी दो इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा। पाई बॉन्ड बना है तो उसमें भी दो इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा। और लोन पेयर उसको कहते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन को जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन तो मौजूद होते हैं लेकिन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इस तरह से किसी भी मॉलिक्यूल को आप देखिए तो आपको क्या क्या पॉसिबिलिटी मिल सकती हैं। इसमें 4 पॉसिबिलिटी मॉलिक्यूल देखने पर मिलती हैं। और 4 पॉसिबिलिटी क्या है मॉलिक्यूल में? पॉसिबिलिटी, ये 4 पॉसिबिलिटी मॉलिक्यूल की क्या है? पहली पॉसिबिलिटी ये है कि मॉलिक्यूल जो है उसमें सिर्फ मॉलिक्यूल ऐसा हो जिसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड हो। ऐसा मॉलिक्यूल भी आपको दिख सकता है जैसे CH4, ये जिसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पाया जा रहा है, इसके अलावा और कोई बॉन्ड नहीं है। या CH3 हाइड्रोकार्बन, कोई भी मॉलिक्यूल आप देखिए जिसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड हो। दूसरी पॉसिबिलिटी जो मॉलिक्यूल में होती है वो होती है कि ऐसे भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं जैसे सिग्मा बॉन्ड भी हो और पाई बॉन्ड भी हो, जैसे C डबल बॉन्ड C, ये इथिलीन, ब्यूटाडाइन, कार्बोनिल कंपाउंड, इसमें सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है। तीसरी पॉसिबिलिटी मॉलिक्यूल में ये हो सकती है कि ऐसे भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं जिसमें सिग्मा बॉन्ड हो और लोन पेयर हो सिर्फ, जैसे CH3OH एल्कोहल या RX। तो आप देखिए यहाँ लोन पेयर, इसको कहेंगे लोन पेयर है। और ये बॉन्ड आपका क्या है? सिग्मा। कहीं भी ये भी सिग्मा है, ये भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा है, कार्बन से तीनों हाइड्रोजन सिग्मा होंगे। यहाँ भी देखिए आप X के पास 3 लोन पेयर हैं और ये बॉन्ड आपका सिग्मा बॉन्ड है। और चौथी पॉसिबिलिटी जो लास्ट है, मॉलिक्यूल ऐसे हो सकते हैं जिसमें सिग्मा भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है और लोन पेयर तीनों हों मौजूद। ये इसको हम लोग कहिए जैसे RC डबल बॉन्ड OR, यह है आपका कार्बोनिल कंपाउंड, जैसे एसीटोन होता है CH3C डबल बॉन्ड OCH3। इस तरह के मॉलिक्यूल आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। आप कार्बोक्सिल भी देखेंगे तो भी दिखेगा आपको। तो यहाँ आप देखिए कि ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर है। यहाँ एक बॉन्ड क्या है? पाई है। ये बॉन्ड क्या है? सिग्मा है। ये बॉन्ड भी सिग्मा है, ये बॉन्ड भी सिग्मा है। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड भी है, लोन पेयर भी है। इन सब के बेसिस पर अगर किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ पहली पॉसिबिलिटी हो, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड अगर किसी मॉलिक्यूल में हो तो उसके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो सिग्मा बॉन्डिंग बनेंगे और सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। अगर किसी मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड हो, और अगर पाई बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड होगा ही होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से आप ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखिए, ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 इथिलीन, इसमें पाई बॉन्ड है तो पहले बॉन्ड सिग्मा ही बनता है, इसके बाद पाई बनता है। तो अगर सिग्मा और पाई बॉन्ड है तो सिग्मा भी होगा। तो उसमें आप देखिए कि सिग्मा
और सिग्मा स्टार भी बना होगा ऑर्बिटल, और पाई और पाई स्टार भी ऑर्बिटल इसमें दिखेंगे आपको। इसी तरह से अगर तीसरी पॉसिबिलिटी है जिसको हम लोग कहते हैं लोन पेयर हो और सिग्मा बॉन्ड हो, तो सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा और सिग्मा स्टार ऑर्बिटल बने होंगे जो मॉलिक्यूलर थ्योरी कहता है, और लोन पेयर जो होता है इसको हम लोग नॉन बॉन्डेड भी कहते हैं, वो नॉन बॉन्डेड रहता है जब किसी से बॉन्ड ही नहीं बनाया तो उसका बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बनने का कोई प्रश्न नहीं उठता। और चौथी पॉसिबिलिटी जो है आपकी वो है अगर इसमें सिग्मा भी है, पाई भी है और नॉन बॉन्डेड भी है। तो अगर सिग्मा है तो सिग्मा और सिग्मा स्टार बनेगा उसमें, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड अगर सिग्मा बॉन्ड बना है तो सिग्मा बॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनेगा। पाई है तो पाई और पाई स्टार बनेगा, पाई बॉन्डिंग पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग। और नॉन बॉन्डेड है तो इनके बीच में एक नॉन बॉन्डेड भी होगा। अब एक लास्ट बात मैं बताना चाहता हूँ कि इतने तरह के ऑर्बिटल अगर मॉलिक्यूल में हैं तो सबको एनर्जी के सीक्वेंस में अगर अरेंज किया जाए तो उनका एनर्जी का सीक्वेंस क्या होगा, सिग्मा का क्या होगा, सिग्मा स्टार का क्या होगा, पाई का क्या होगा, पाई स्टार का क्या होगा, एन का क्या होगा। तो इन सबको अरेंज किया गया तो सबसे मजबूत बॉन्ड सबसे स्ट्रांग बॉन्ड सिग्मा होता है, इसलिए सबसे कम एनर्जी सिग्मा की। उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी होती है पाई की, उससे ज़्यादा एनर्जी होती है नॉन बॉन्डेड की, उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी होती है पाई स्टार ऑर्बिटल की जो एंटी बॉन्डिंग होता है, उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी होती है सिग्मा स्टार ऑर्बिटल की। तो इतने तरह के ऑर्बिटल आपके पॉसिबल हैं। अगर आप इनको एनर्जी देंगे मॉलिक्यूल को तो एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वो होता है जो सिग्मा से इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार में जाए। ये देखिए ये एक ट्रांजिशन हो गया। दूसरा ट्रांजिशन वो होता है जो पाई का इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में जाए, ये ट्रांजिशन हो गया। तीसरा ट्रांजिशन है एन, अगर देखिए सिग्मा का इलेक्ट्रॉन चला गया ऊपर, पाई का इलेक्ट्रॉन चला गया, एन का इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में भी जा सकता है और सिग्मा स्टार में भी जा सकता है। तो चार तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल हैं। कौन कौन से? एक सिग्मा टू सिग्मा स्टार। अब आप देखिए जिस मॉलिक्यूल में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होगा उसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन ही होगा। दूसरा पाई टू पाई स्टार, जिस मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड होगा उसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा, पाई टू पाई भी होगा। तीसरा है एन टू पाई स्टार और चौथा है एन टू सिग्मा स्टार। ये चार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आपको पॉसिबल होंगे किसी भी यूवी विजिबल रेंज की रेडिएशन अगर किसी मॉलिक्यूल पर दिया जाए तो। और इसमें से जो सीक्वेंस है आप देखिए सिग्मा और सिग्मा स्टार के बीच एनर्जी बहुत ज्यादा है, गैप ज्यादा है, इसलिए इसके लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इन कंपेरिजन टू इन सबों के पाई टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार। तो आप क्या कहेंगे कि जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो किस तरफ एब्जॉर्ब करेगा, वायलेट की तरफ कि रेड की तरफ? तो वायलेट की एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए सिग्मा टू सिग्मा स्टार का जहां भी आप एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे वहां आपको हमेशा देखेंगे कि उसका लैम्डा मैक्स का वैल्यू बहुत ही कम होगा। वही अगर आप एन टू पाई स्टार पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि इसके लैम्डा मैक्स की वैल्यू बहुत ही ज्यादा होगी। इसमें से सबसे ज्यादा एनर्जी किसको चाहिए? सिग्मा टू सिग्मा स्टार को। उससे कम एनर्जी किसको चाहिए? पाई टू पाई स्टार को, सॉरी पाई टू पाई एन टू पाई स्टार को। और उससे कम एनर्जी किसको चाहिए? पाई टू पाई स्टार को। और सबसे कम एनर्जी एन टू सिग्मा स्टार। चार सिग्मा टू सिग्मा, एक नंबर सिग्मा टू सिग्मा सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए इसको, दो नंबर एन टू पाई स्टार, तीन नंबर पाई टू पाई स्टार और चार नंबर एन टू सिग्मा स्टार। यह है एनर्जी की रिक्वायरमेंट कि अगर सबसे कम एनर्जी की बात कहीं की जाए कि सबसे कम एनर्जी किसके लिए चाहिए तो आप इन्हीं से सब पता लगाएंगे कि सबसे कम एनर्जी किसके लिए चाहिए। अब ये चार तरह के ट्रांजिशन मॉलिक्यूल में पॉसिबल होंगे, इन्हीं चारों ट्रांजिशन को हम लोग आगे वन बाय वन करके पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस मॉलिक्यूल के केस में सिग्मा टू सिग्मा स्टार हो रहा है, किस में पाई टू पाई स्टार हो रहा है, किस में एन टू पाई स्टार हो रहा है, किस में एन टू सिग्मा स्टार हो रहा है। और उसी के साथ साथ ये भी देखेंगे कि किसमें कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है और कौन से फैक्टर्स हैं जो एनर्जी को कम ज्यादा कर देते हैं। तो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आज फिलहाल मैं इतना ही, क्योंकि 4 बजे से फिजिक्स शायद आपका रहता है तो इसलिए मैं इसको इसी पर रोकता हूँ और आपको कहता हूँ कि आप कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। हेलो।
आवाज आ रही है आपको? ये आते हैं। 1 बाय 1 किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। नो सर। कोई क्वेश्चन नहीं तो सब समझ में आ गया। नो क्वेश्चन का मतलब आप